हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात की जाए तो जिस तरीके की उनकी छवि पूरे विश्व भर में है, उसमें ये बयान काफी महत्वपूर्ण है। इसी बीच आगे बढ़ेंगे, वहाँ पर उत्तराखंड की बात की जाए तो वहाँ पर मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस्तीफा दे दिया है। किन कारणों से दिया है, अब क्या कुछ प्रतिक्रिया है उनकी, लोगों का क्या कुछ रिएक्शन है इस पर, वो भी आपको इस 1 घंटे में जरूर बताएंगे। बिल्कुल, आगे बात करेंगे औरंगजेब को लेकर। औरंगजेब का मुद्दा जो है वो लगातार बना हुआ है और इसी में अब महाराष्ट्र में औरंगजेब का जो मकबरा है उस पर खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है और इसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि औरंगजेब की अगर बात की जाए ये मुद्दा काफी ज्यादा विवादित है और देश भर में इस पर चर्चा हो रही है। तो सबसे पहले आगे बढ़ेंगे, जहां पर बात करेंगे संसद को लेकर। तो आपको बता दें, संसद में बजट सत्र का आज दूसरा चरण जो है वो लगातार जारी है और इसी में उसको वहां से तस्वीरें जो है वो लगातार सामने आ रही है, जहां पर फिलहाल ये बड़ी खबर लोकसभा में पेपर लीक पर चर्चा के लिए नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया है और कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने ये नोटिस दिया है। बिल्कुल, आपको बता दें कि लोकसभा में मणिकम टैगोर ने पेपर लीक पर चर्चा के लिए एक नोटिस पेश किया है और लोकसभा में टैगोर ने पेपर लीक पर एक नोटिस जो पेश किया उसके लिए जो है वो तमाम चीजें सामने आई। लेकिन आपको ये भी बता दें कि वो एक कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने लोकसभा में कार्य स्थगन प्रस्ताव पेश कर मांग की है कि नीट पेपर लीक सहित अन्य जितने भी परीक्षा जो है वो रद्द की जाती है अलग अलग रीजंस के चलते, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, कुछ और तरीके की अनियमितताएं उसमें पाई गई हो, कुछ धांधलियां हो, उन तमाम चीजों को लेकर चर्चाएं की जाए, क्योंकि एट द एंड ये लोगों के मुस्तकबिल, उनके भविष्य, उनके फ्यूचर की बात है। जो अभ्यर्थी पहुंचते हैं, जो परीक्षार्थी पहुंचते हैं, जो युवा अपनी किस्मत आजमाने के लिए एग्जाम में जो है वो पहुंचते हैं, लेकिन उनके साथ कुछ धांधलियां हो जाती हैं अधिकारियों की वजह से, कुछ बच्चों की वजह से, कुछ शरारती तत्वों की वजह से। तो इन तमाम चीजों को लेकर चर्चाएं होनी चाहिए ताकि इन तमाम चीजों पर रोक लग सके। तो आपको बता दूं कि आज संसद के बजट सत्र का दूसरा जो चरण है वो लगातार जारी है और कुछ दिन और ये बजट सत्र का जो दूसरा चरण है वो चलेगा। और ये भी बता दें कि लोकसभा में पेपर लीक को लेकर चर्चाएं देखने को मिल रही हैं। अभी फिलहाल तस्वीरें आपके सामने, लोकसभा से लाइव तस्वीरें देखिए। और ब्रिटिश म्यूजियम में 1607 ऐसे पर्चे हैं जो 1901 से लेकर 1947 तक उन पे जो साम्राज्यवादी सरकार थी उसने प्रतिबंध लगाया है। ये जो पर्चे हैं, पैम्फलेट्स, इसमें अधिकतर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पैम्फलेट्स हैं और ये 2017 में ही डिक्लासिफाई हुए, 17-18 में। मैं सरकार से ये जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को इन पैम्फलेट्स के बारे में जानकारी है, और दूसरा, इनकी जो प्रतिलिपियां हैं उनको वापस लाने के लिए सरकार की तरफ से कोई पहल की जाएगी। और अध्यक्ष जी, इसी से जुड़ा हुआ सवाल एक ये है कि जो भारत की न्यायपालिका है उसमें जो आरोप पत्र दर्ज हैं और जो जुडिशियल रिकॉर्ड है 1900 से लेकर 1947 तक, वो जो इस मुल्क के आम आदमी की भूमिका रही है स्वतंत्रता संग्राम में, उसकी सुनहरी कहानी कहता है। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूं, क्या सरकार के पास ऐसी कोई योजना है, कोई सरकार ऐसा प्रोजेक्ट बनाएगी कि ये जो आरोप पत्र है, जो जुडिशियल रिकॉर्ड है, जो स्कैटर्ड पड़ा है पूरे देश में, इसको इकट्ठा करके, उसको कैटलॉग करके, जो आम आदमी की भूमिका रही है भारत के स्वतंत्रता संग्राम में, क्या उसकी कहानी इस देश के सामने रखेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बार फिर सम्मानीय सदस्य का धन्यवाद व्यक्त करते हुए आपका संरक्षण चाहता हूं, क्योंकि मूल प्रश्न से हम बहुत दूर चले गए। इसलिए मैं आधिकारिक रूप से ये कहूं कि इस तरह के कोई प्रयास जिन पर जो है दस्तावेज वो संज्ञान में है, ये उचित नहीं होगा। लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूं
कि स्वतंत्रता सेनानी और स्वतंत्रता सेना संग्राम से जुड़े हुए सारे ऐसे सेनानायक, आजादी का अमृत महोत्सव जब हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश भर ने मनाया, तब ऐसे सारे महानायक जिनको भुला दिया गया था, कुछ काल के प्रवाह में भुला दिए गए थे, कुछ को सह आशय, कुछ योजनाबद्ध तरीके से भुलाया गया था, उन सबको सामने लाने के लिए प्रयास किए थे। और इस तरह के सारे तो ये तस्वीरें आपने देखी लोकसभा से लाइव, जहां पर कि अभी फिलहाल दूसरे चरण का जो संसद सत्र है वो लगातार जारी है। हमारे संवाददाता उज्जवल कुमार हमारे साथ दिल्ली से ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जानेंगे पूरी जानकारी। उज्जवल, कितना इम्पोर्टेंट ये वाला जो टॉपिक है वो है, क्योंकि लगातार हम देखते हैं धांधलियां हो रही हैं, पेपर जो है वो लीक होते नजर आते हैं, कभी अधिकारियों की वजह से, कभी कुछ और शरारती तत्वों की वजह से। कितना बड़ा एक इम्पैक्ट बच्चों के फ्यूचर पर पड़ रहा है इस पर, और इस पर चर्चा करना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है संसद में? संसद का बजट सत्र और पिछले 2 बार इसको जो है स्थगित कर दिया गया था, क्योंकि होली थी बीच में, और 17 मार्च के लिए जो है इसको रखा गया था कि 17 मार्च से जो है वो संसद की कार्रवाई दोबारा चालू होगी। और देखिए आज सोमवार है और 17 मार्च से आज से 11 बजे से कुछ देर पहले जो है वो संसद की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही जो है वो संसद इस समय चल रहे हैं, और लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही कांग्रेस की तरफ से जो मनीष तिवारी हैं उन्होंने अपना जो प्रश्न है वो उठाया, और जिसका जवाब अभी भाजपा के जो सांसद हैं वो देते हुए दिखाई दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री भी है गजेंद्र सिंह शेखावत, वो कहीं ना कहीं जो है वो अपना बयान जो है वो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से पेश कर रहे हैं। लेकिन देखिए इस बार जो दोबारा जो ये संसद का सत्र चालू हुआ है, इस बार भी जो है वो हंगामे के पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं। अभी फिलहाल देखिए सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन चाहे आप टीएमसी की बात करेंगे, चाहे कांग्रेस की बात करेंगे, ये वो तमाम विपक्षी दल है जो लगातार केंद्र सरकार के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं, केंद्र सरकार की लामबंदी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर टीएमसी की बात करेंगे तो टीएमसी लगातार जो है वोटर लिस्ट के मुद्दे को लेकर अड़ी है, इस पर जो है वो चर्चा चाहती है। वहीं अगर आप कांग्रेस की बात करेंगे, कांग्रेस जो है के सांसद जो है वो अलग अलग मुद्दों पर स्थगन प्रस्ताव नोटिस जो है वो संसद के अंदर देते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे उसमें राज्यसभा हो या लोकसभा हो। उसमें से देखिए पेपर लीक का भी मामला है जिसकी आप बात कर रहे हैं। हाँ, मणिकम टैगोर की तरफ से देखिए जो है वो स्थगन प्रस्ताव नोटिस जो है वो संसद के अंदर दिया गया। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से जो है सदन के जो तमाम जितने भी बच्चे हैं जो जिनका फ्यूचर जो है वो खराब होता है, तकरीबन 85 लाख उन्होंने संख्या बताई है कि पेपर लीक जब भी होता है तो उज्जवल, लेकिन यहाँ पर एक सवाल बात की जाए तो रेलवे ग्रांट को लेकर भी उठ रहा है। जिस तरीके से रेलवे टिकट में रियायत जो दी जाती है उसको रद्द करने की मांग जो है वो बार बार की जा रही है, उसको लेकर क्या कुछ लगता है किस तरीके से रिएक्शन आएंगे सरकार के? बिल्कुल, देखिए कन्याकुमारी से लोकसभा सांसद है विजय कुमार उर्फ विजय वसंत, उन्होंने जो है वो रेलवे टिकट के किराए में रियायत को रद्द करने के लिए चर्चा की मांग करते हुए उन्होंने भी जो है वो स्थगन प्रस्ताव जो है वो नोटिस जो है वो संसद के अंदर दिया है। और देखिए वही इसलिए हम कह रहे हैं कि संसद की जो कार्रवाई है वो लगातार कहीं ना कहीं हंगामेदार होने की जो पूरी आशंका है वो दिखाई दे रही है, क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है किसी भी एक मुद्दे पर सहमति बनाते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्योंकि देखिए अगर आप सत्ता पक्ष की बात करेंगे तो वक्त संशोधन बिल का समर्थन जो है वो लगातार सत्ता पक्ष जो है वो करता हुआ दिखाई दिया। हालांकि देखिए अगर आप विपक्ष की बात करेंगे तो विपक्ष कहीं ना कहीं जो है इसका विरोध कर रहा है, और ऐसे ही चाहे फिर आप विपक्ष की बात करेंगे, विपक्ष ने जो है वो वोटर लिस्ट मुद्दे पे जो है वो कहीं ना कहीं चर्चा की मांग की है। इससे खुद जो है वो राहुल गांधी भी कहीं ना कहीं जो है इस पे अपनी बात जो है वो सदन के अंदर रख चुके हैं। और ऐसे ही देखिए कई अन्य मुद्दे, चाहे वो मणिपुर का मुद्दा हो, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, तमाम विपक्षी सांसद जो है वो अपनी पूरी एक रणनीति बनाकर आते हैं। और यही लेकिन उज्जवल, जिस तरीके से संसद में मुद्दे उठाए जा रहे हैं, चाहे वो वोटर लिस्ट का मुद्दा हो या फिर पेपर लीक को लेकर बात की जाए या फिर रेलवे का मुद्दा हो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इश्यूज लेकर विपक्ष इस बार सरकार के आड़े खड़ी है। और क्या लगता है यहाँ पर वोटर लिस्ट की अगर बात की जाए, उसकी जवाब के लिए सरकार हमेशा जो जवाब देती आई है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बार बार विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है। लेकिन पेपर धांधली को लेकर पूरे देश भर में जितने विरोध, जितने प्रदर्शन देखे गए हैं, क्या लगता है कि इस पे ध्यान देना और इस विषय पे लगातार बहस होना कितना ज्यादा जरूरी है?
देखिए बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो देश भर के अलग अलग राज्यों से जो है ये खबरें सामने आती हैं कि पेपर लीक को लेकर जो है वो तमाम जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो प्रदर्शन करते हुए दिखाई देते हैं, जिनसे लाजमी सी बात है देखिए उनके फ्यूचर के ऊपर जो है वो सवाल खड़े उठते हैं। तो ये मामला जो है वो काफी ज्यादा गंभीर है और ऐसा नहीं है देखिए सरकार इस पर विचार नहीं कर रही है। सरकार भी समय समय पर जो है अपने तरफ से जो उनकी बात है, जो उनके बयान है वो सामने रखती है। और अब देखिए विपक्ष की तरफ से जो है ये मुद्दा उठाया जा रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि देखिए संसद की जो ये कार्रवाई है पूरी तरीके से कहीं ना कहीं जो है वो हंगामेदार हो रही है। ठीक है उज्जवल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर आपको बता दें कि संसद सत्र का दूसरा चरण जो है वो लगातार जारी है और कुछ स्ट्रॉन्ग इश्यूज जो है वो इस बार सामने हैं। अब इन पर चर्चाएं कैसे होंगी, कैसे प्रहार सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर करेगा और इसका लोगों को तक कितना प्रभाव पड़ेगा, कितना फायदा होगा, वो देखने वाली बात होगी। इसी बीच आगे बढ़ जाएंगे जहां पर वक्फ बिल की बात की जाए तो कुछ एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी, कुछ लोग जो है वो इसके अगेंस्ट हैं और वक्फ बिल के खिलाफ जो लोग हैं उनके द्वारा आज विरोध प्रदर्शन दर्ज किया जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली में जंतर मंतर पर यह विरोध प्रदर्शन, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का धरना प्रदर्शन आज देखने को मिलेगा और इसके चेयरमैन कह रहे हैं कि कुछ लोग देश को बांटना चाहते हैं। धर्म के नाम की राजनीति लगातार पूरे भारतवर्ष में हो रही है और इन तमाम चीजों को लेकर आज सड़कों पर उतरेंगे ये तमाम लोग। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का धरना प्रदर्शन आज दिल्ली के जंतर मंतर पर होगा। तो बिल्कुल आपको बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर विपक्षी दल सरकार पर लगातार हमलावर है और इसी में जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का धरना प्रदर्शन भी चल रहा है और इस धरने में कांग्रेस, टीएमसी, आरजेडी समेत कई दल भी शामिल होने वाले हैं। तस्वीरें जंतर मंतर से सामने आई हैं और वक्फ संशोधन अधिनियम को विधेयक को लेकर ये पूरा धरना प्रदर्शन जो है आज किया जा रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ पर जंतर मंतर पर जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, लाउड स्पीकर से गली गली में ये भ्रम फैलाया जा रहा है, ऐसा उनका कहना है और काफी विरोधी जो आभास है वो दिखता हुआ नजर आ रहा है जिस तरीके से यहाँ पर वक्फ बिल के खिलाफ आज प्रदर्शन हो रहा है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि हमारे साथ ताबिश कमाल हमारे संवाददाता दिल्ली से लाइव ज्वाइन कर चुके हैं। ताबिश, आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का धरना प्रदर्शन अभी फिलहाल चल रहा है और कुछ जो इंडिया ब्लॉक के जो राजनीतिक दल हैं या फिर अगर हम कहें जो विपक्षी दल हैं वो इनको समर्थन करने के लिए इनके साथ जंतर मंतर पर उतर रहे हैं। क्या कुछ पूरी जानकारी है, क्या कुछ रीजन है जो ये लोग सड़कों पर है? पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाइएगा। देखिए इस वक्त हम दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद है, जहां पर हम देख रहे हैं कि एक बड़ा जो प्रोटेस्ट है वो जंतर मंतर पर किया जा रहा है। जो वक्फ कमिटमेंट बिल 2024 सरकार लेकर आई है उसको रिजेक्ट करने की मांग को लेकर के आज जो मुस्लिम तमाम जो संगठन हैं जो दिल्ली में है वो आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इन लोगों का कहना ये है कि सरकार जो बिल लेकर के आई है वो पूरी तरह से मुसलमानों के खिलाफ है। सरकार मुसलमानों को टारगेट कर रही है, इस तरह के बिल और इस तरह के काम किए जा रहे हैं जिससे देश के मुसलमानों को परेशान किया जा सके। यहाँ से मंच से अभी अगर हम देखें तो मंच पर जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इंडिया ब्लॉक के जो घटक दल हैं उनके तमाम जो लीडर्स हैं वो मौजूद हैं। असदुद्दीन ओवैसी हैं यहाँ पर, सलमान खुर्शीद मौजूद हैं, सीपीआईएम से राजा राम सिंह मौजूद हैं और तमाम दिगर जो और जमात के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जिनका ये कहना है कि सरकार जिस तरह का बिल लेकर के आई है उस बिल के जरिए सरकार मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश कर रही है। अपोजिशन के जो लीडर्स यहाँ पर मौजूद है, जो यहाँ पर पहुंचे हैं, उनका कहना ये है कि सरकार जो अमिटमेंट बिल लेकर के आई है, हमने संसद से लेकर के सड़क तक इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है और हम लगातार लड़ाई लड़ भी रहे हैं। यानी कि जो अमिटमेंट बिल सरकार लेकर आई है जिसको लेकर के जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने कहा था कि ये जो बिल है इस बिल को कुछ लोगों को बहकाने का काम किया जा रहा है, कुछ लोग अलग तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर जिस तरह के मंच से बातें की जा रही है उससे बात साफ है कि ये जो प्रोटेस्ट आज किया जा रहा है, अगर सरकार वक्फ कमिटमेंट बिल को और आगे लेकर के जाती है तो हो सकता है कि ये प्रोटेस्ट और आगे बढ़े, क्योंकि मंच से जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स यहाँ पर आए हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए हैं, वो सभी यही बात कर रहे हैं कि हम सरकार के इस बिल के खिलाफ हैं। हालांकि अभी सीपीआईएम के जो सांसद हैं राजा राम सिंह वो पहुंचे थे, उन्होंने यहाँ मंच से जो भाषण दिया उसमें उन्होंने कहा कि सरकार जिस तरह का काम देश के अंदर कर रही है वो नफरत फैलाने का काम कर रही है। यानी कि अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर के है कि इस बिल के विरोध में तमाम जो इंडिया ब्लॉक के जो लीडर्स हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं और वो
जंतर मंतर से सरकार की को जाए यहाँ तो से सिर्फ मैसेज जंतर मंतर तक नहीं है। यहाँ पर ताबिश सवाल ये है कि जिस तरीके से धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर देखने को मिल रहा है, काफी ज्यादा गुस्सा भी है, क्योंकि अल्लाह अकबर के एक तरफ नारे लग रहे हैं, दूसरी तरफ बिल वापस लेने की मांग की जा रही है, और अब ये कहा जा रहा है कि देश भर में विरोध किया जाएगा। तो क्या लगता है सिचुएशन जो बिगड़ती हुई नजर आ रही है उसे कैसे संभाला जाए, क्योंकि यहाँ पर सवाल ये है कि कानून ऐसा नहीं कहता, इनके द्वारा कहा गया है। प्रोटेस्ट किया जा रहा है, उस प्रोटेस्ट के अंदर जो लीडर्स पहुंचे हैं, मंच से जो वो नारे लगा रहे हैं वही नारे पब्लिक में लगाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर लोगों का साफ ये कहना है कि अगर ये बिल इसी तरह से पेश किया जाता है जिस तरह से सरकार ने तैयार किया है, तो इस बिल के खिलाफ और आगे भी प्रोटेस्ट किए जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर एकजुट इंडिया ब्लॉक के जो लीडर्स हैं वो एकजुट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी इंडिया ब्लॉक के जो लीडर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जिनका साफ ये कहना है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं और हम सरकार को इस बिल को पार्लियामेंट में पास नहीं करने देंगे। यहाँ से ये मैसेज दिया जा रहा है। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं इंडिया ब्लॉक के जो लीडर्स हैं उनकी तरफ से जो ऐलान किया गया है, और यहाँ बड़ी तादाद में चूंकि मुस्लिम समाज के और अलग अलग उनसे जुड़ी जो तंजीम है, उनसे जुड़े जो संगठन के लोग पहुंचे हैं, जिनका ये कहना है कि हम नहीं चाहते हैं कि ये बिल पास किया जाए, क्योंकि इस बिल के जरिए सरकार वक्फ की संपत्ति को हड़पना चाहती है, मुसलमानों की जो संपत्ति है उनको हड़पना चाहती है, जिसमें कब्रिस्तान हो, उसमें मस्जिद है, उसमें खानका है, उसमें दरगाह है, उन सबको हड़पने का काम किया जा रहा है। तो इस तरह से पूरी तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ से जो मैसेज दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है कि हम इस बिल के पूरी तरह से खिलाफ हैं और इस बिल को हम पास नहीं होने देंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर वक्फ को लेकर अगर बात की जाए तो बिल वापस लेने की मांग की जा रही है, धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, जम्मू कश्मीर के हवाले से बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है और आपको बता दें आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ देखी गई है, जहां पर कुपवाड़ा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई है और अभी एक आतंकी को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है और 2 से 3 आतंकी छिपे होने की आशंका जताई गई है। आपको बता दें कि आज सुबह सवेरे से ही ये एनकाउंटर जो है वो चल रहा है और आतंकियों के खात्मे के लिए ऑपरेशन जो है वो जारी है। कुपवाड़ा में आपको बता दें कि सुबह सवेरे से ही जब सेना की टुकड़ी वहां पर सर्चिंग के लिए पहुंची तो ये देखने को मिला कि फायरिंग जो है वहां से शुरू हो गई, जिसके चलते दोनों तरफा मुठभेड़ शुरू हुई और काफी हैवी फायरिंग हुई। सुबह एक जवान घायल भी था, लेकिन अब अच्छी खबर यह है कि एक आतंकी को मार गिराया है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि ये जिला कुपवाड़ा के सब डिस्ट्रिक्ट हंडवाड़ा की खबर सामने आ रही है, जहां पर कि एक एनकाउंटर हुआ है और जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकी को ढेर करने की कामयाबी सुरक्षा बलों को हासिल हुई है। लेकिन एक छोटी सी बुरी खबर ये भी है कि एक जो हमारा जवान है वो कहीं ना कहीं घायल भी हुआ है, जिसका इलाज अभी फिलहाल मिलिट्री हॉस्पिटल में चल रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता शमीम भट्ट ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जानेंगे पूरी जानकारी। शमीम, आप बताएगा अभी की क्या कुछ सिचुएशन है और इस खबर से क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है हंडवाड़ा से? पुलिस को आज सवेरे तकरीबन 6 बजे के करीब एक मुसद्दिक का इत्तला मिलने पर ये कमूरा राजवार में एक मुसद्दिक का इत्तला मिलने पर पुलिस ने पूरे इलाके को मुआसरा मिला और बड़े पैमाने पे वहां पे तलाशी कार्रवाई शुरू की गई। तलाशी के दौरान मिलिटेंटों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू, जिसमें एक पुलिस के जवान जो है वो घायल हुए हैं और जवाबी इनकाउंटर में एक टेररिस्ट को भी वहां पे मारा गया है। राजवार का इलाका एक काफी ज्यादा घने जंगल है, वहाँ पे जंगल जो फॉरेस्ट एरिया, वहाँ पे ये इनकाउंटर आज सवेरे 6 बजे ये शुरू हुआ। अभी चारों तरफ से इसको बड़े मासे मिले और बड़े पैमाने पे वहाँ पे तलाशी कार्रवाई अभी भी जारी है। जिस तरह मैंने कहा कि तमाम लोगों को सेफ जोन में रखा गया, तमाम जो भी एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स हैं उनको सील किया गया, जो इमरजेंसी गाड़ी है सिर्फ उनको आने जाने की इजाजत दी जा रही है। शमीम, वहाँ पर जो लोग मौजूद है, सिविलियन मौजूद है, उनको लेकर क्या कुछ जानकारी है? क्योंकि वहाँ पर जो एरिया है वो लोगों से भरा हुआ है, घर वहाँ पर लोगों के मकान है, उनको लेकर फिलहाल किस तरीके से सेफ्टी का ध्यान रखा जा रहा है? जी मैं आपको बताता चलूं कि जो ये एरिया है, ये जहाँ पे इनकाउंटर हो रही है, ये बिल्कुल फॉरेस्ट एरिया है, बिल्कुल जो जहाँ पे
जो आबाई इलाका है वो बिल्कुल सेफ, उनको भी सेफ जोन में रखा गया है। जो जंगल के आसपास लोग रहते हैं उनको सेफ जोन में रखा गया है पहले से ही। उसके बाद ही वहां पे जब तलाशी अभियान चलाया, तलाशी के दौरान जो है टेररिस्ट ने पुलिस के ऊपर फायरिंग की, जिसमें जवाबी कार्रवाई में पुलिस के एक जवान जो है वो जख्मी हुए। उसके बाद उसको हंदवाड़ा जेएमसी लाया गया, जिसका वहाँ पे इलाज मौजूद चल रहा है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी टेररिस्ट को वहाँ पे मारा गया है। ये जम्मू कश्मीर पुलिस की एक बड़ी कामयाबी आज मिली है। इस वक्त नॉर्थ कश्मीर के डीआईजी वो वहाँ पे मौजूद है और तमाम एसएसजी और पुलिस जो है वो इस वक्त पूरे इलाके को उसने वहाँ से मिले और बड़े पैमाने पर वहाँ पे ड्रोन चलाया गया है। वहाँ पे जो तलाशी अभियान है वो इस वक्त भी जारी सारी है। लेकिन शमीम, अब सवाल ये भी है कि क्योंकि एक टेररिस्ट को भी फिलहाल मार गिराने में सफलता हासिल हुई है, अब और कितने उस इलाके में छिपे हैं ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अराइज हो रहा है। तो इस हवाले से क्या कुछ अपडेट है कि ऑफिशियल कंफर्मेशन हुई है कि अंदर कितने और टेररिस्ट छुपे हैं? जी मैम, जिस तरह मुझे सवेरे मैंने खबर ब्रेक की है, तकरीबन 2 से 3 टेररिस्ट जो है इस इलाके में छुपे बैठे हैं। जब जवाबी कार्रवाई में एक पुलिस के जवान जो है वो जख्मी हुए। उसके बाद अभी तक जो है इसमें एक टेररिस्ट को मारा गया है। अभी बड़े पैमाने पे जिस तरह वहाँ पे बताया जा रहा है, एक और 2 और भी हो सकते हैं वहाँ पे। जिस तरह मैंने कहा कि वहाँ पे ड्रोन चलाए जा रहे हैं, वहाँ पे फिर से सर्च ऑपरेशन जो है इस जंगल में बड़े पैमाने पे जो चला रहे हैं। जी तो शमीम, एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि लोकल जो सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज लगातार काम तो कर रही है, लोगों को इवैक्यूएट कर दिया गया है, उनकी सेफ्टी पहले जो है वो रखी जा रही है, लेकिन लोग कैसे कोऑपरेट करते नजर आते हैं सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ वहाँ पर? जिस तरह आपको पता है कि 370 के बाद यहाँ के हालात बिल्कुल से बदल गए हैं। यहाँ पे लोग भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोई नहीं चाहता खून खराबी। ये यहाँ के लोग बिल्कुल नहीं चाहता है, पीस और अमन चाहता है। बिल्कुल यहाँ के लोग जो है बिल्कुल जिस तरह 370 के पहले जहाँ पे हालात जब कोई टेररिस्ट मारता था तो हालात खराब होती थी, अब बिल्कुल वैसा कुछ नहीं है। अब बिल्कुल लोगों ने 370 हटने के बाद कहीं ना कहीं राहत की सांस लिया। बिल्कुल लोग यहाँ पे जो है वो इस वक्त आज यहाँ पे माह मुबारक का मुकद्दस महीना भी चल रहा है। लोग अपनी इबादत खानकाहों की बात करेंगे, वहाँ पे कुरान के साथ साथ तिलावत करते हैं या ठीक है खानकाहों में शमीम। जिक्र अज़कार के साथ। ओके शमीम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो कुपवाड़ा के सब डिस्ट्रिक्ट हंडवाड़ा से खबर सामने आ रही है, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ हुई। एक आतंकी को ढेर करने में कामयाबी हासिल हुई है, लेकिन एक जवान कहीं ना कहीं अभी फिलहाल इंजर्ड है, जिसका इलाज चल रहा है। अब आगे बढ़ जाएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से बात की जाए तो उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने बयान दिया है कि मैं अकेला नहीं हूं, 1+1 का जो सिद्धांत है मैं उस पर विश्वास करता हूं। मुझे परमात्मा और 140 करोड़ की जो जनता है भारतवर्ष में उसका समर्थन है, और अमेरिका राष्ट्रपति पर भी मोदी ने प्रतिक्रिया दी है। तो ये तमाम बातें सामने आ रही हैं, जहां पर उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की बात की जाए या फिर अन्य लोगों को लेकर भी अपने साथ साथ प्रतिक्रिया दी है। बिल्कुल, ये सब बातें एक पॉडकास्ट के दौरान जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है, और उन्होंने ये कहा है कि मैं कभी अकेलापन महसूस नहीं करता, क्योंकि मैं 1+1 यानी कि 1 और 1 11 के सिद्धांत पर विश्वास करता हूँ। पहला एक मोदी है और दूसरा परमात्मा है। ये उनकी तरफ से बातें कही गई। मैं अकेलापन महसूस नहीं करता, इसलिए कि मैं हमेशा मानता हूँ 1+1 की थियरी को। और जब 1+1 की मेरी थियरी है वो मेरा सात्विक समर्थन करती है। और ये 1+1 कोई भी पूछेगा 1+1 कौन है, तो मैं कहता हूँ पहला 1 जो है वो मोदी है, और +1 है वो ईश्वर है। मैं अकेला कभी नहीं होता हूँ, वो हमेशा मेरे साथ होता है। तो मैं हमेशा उस भाव से, और मैं मैंने जैसा कहा, मैंने विवेकानंद जी के सिद्धांतों को जो जिया था कि नर सेवा ही नारायण सेवा। मेरे लिए देश ही देव है, नर ही नारायण है। तो जन सेवा ही प्रभु सेवा, इस भाव को लेकर के मैं चला हूँ। और इसलिए मुझे उस प्रकार से अकेलापन वगैरह का मैनेज करने का कोई प्रसंग आया नहीं।
और मैंने राष्ट्रपति ट्रंप को उस दिन जिस रूप में महसूस किया कि सिक्योरिटी वालों को पूछे बिना मेरे साथ चल देना हजारों लोगों के बीच में, आप उसका वीडियो देखोगे तो आपको आश्चर्य होगा। और जब उन पर गोली चली अब इस चुनाव कैंपेन में, तो मुझे राष्ट्रपति ट्रंप एक ही नजर आए। उस स्टेडियम में मेरा हाथ पकड़ करके चलने वाले ट्रंप और गोली लगने के बाद भी अमेरिका के लिए जीना, अमेरिका के लिए ही जिंदगी, ये जो उनका रिफ्लेक्शन था, क्योंकि मैं नेशन फर्स्ट वाला हूँ, वे अमेरिका फर्स्ट वाले हैं, मैं भारत फर्स्ट वाला हूँ, तो हमारी जोड़ी बराबर जम जाती है। तो ये चीजें हैं कि अपील कर बिल्कुल, आपने यहाँ पर सुना किस तरीके से ये कहा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। आगे वाराणसी कोर्ट में राहुल गांधी की आज पेशी है। कोर्ट ने राहुल गांधी को नोटिस भेजा है और यहाँ पर आज ही कोर्ट में पेश होने के आदेश राहुल गांधी को वाराणसी कोर्ट के ने दे दिया है। राहुल पर सिखों पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा है, जिसके चलते वाराणसी कोर्ट में राहुल गांधी की आज पेशी होनी है और कोर्ट की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया कि आज के आज ही पेश हो। तो बिल्कुल आपको बता दें कि राहुल गांधी की मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही हैं। वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, सांसद है, लेकिन इसी बीच में कुछ भड़काऊ बयान देने पर उन पर एक बार फिर से तंज कसा गया है और वाराणसी कोर्ट ने उन्हें पेश होने के आदेश जारी कर दिया है, एक नोटिस भेजा गया है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार उनकी मुश्किलें कुछ बढ़ती जा रही हैं, लेकिन ये भी आपको बता दें कि अब उन्होंने कुछ भड़काऊ भाषण जो है वो एक समुदाय को लेकर, एक रिलीजन को लेकर, सिख की भावना को आहत किया, जिसकी वजह से जो है उन पर अब नोटिस भेजा गया है। तो चलिए इसी बीच अब आगे बढ़ जाएंगे। बात उत्तर प्रदेश की होगी, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। उन्होंने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की है। आर्थिक सुधारों और साथ ही साथ विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए उच्च अधिकारियों के साथ एक बैठक की है। आपको बता दें कि तमाम जो प्रमुख सचिव हैं और वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी यानी OTDE बनाने के लक्ष्य को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार जो कार्य है वो करते आ रहे हैं। इसमें उनके द्वारा एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के प्रमुख मौजूद थे, अधिकारी मौजूद थे, सचिवों ने भी भाग लिया था और यहाँ पर आर्थिक सुधारों, विकास कार्य और सरकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और विभिन्न विभागों को जरूरी दिशा निर्देश उनके द्वारा दिए गए। बिल्कुल आपको बता दें कि अब लगातार काम किया जा रहा है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है। अब इस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश कैसे बनाया जाए, इस पर लगातार काम किया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य बहुत बड़ा है, लेकिन अगर हर विभाग अपने कार्यों को पूरी जिम्मेदारी से निभाए तो इसे हासिल करना संभव है। उन्होंने सभी विभागों को अपनी क्षमताओं को पहचानने, नई संभावनाओं को तलाशने और रणनीति बनाकर काम करने के निर्देश, क्योंकि वो चाहते हैं कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है वो उत्तर प्रदेश बने। हर एक व्यक्ति, उत्तर प्रदेश का हर एक वासी इसमें अपनी भागीदारी दे और तमाम जो विभाग है, चाहे बिजली विभाग है, जल शक्ति विभाग है, चाहे कोई भी विभाग है, माइनिंग विभाग है, लगातार एकजुट होकर काम करे ताकि जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो लक्ष्य सीएम योगी आदित्यनाथ ने रखा है वो पूरा हो पाए। गौरव पांडे हमारे साथ, हमारे संवाददाता ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जानेंगे। गौरव, आप बताइएगा, सभी विभागों को एकजुट होकर चलने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी पूरे उत्तर प्रदेश को बनाया जाए और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश कैसे बनाया जाए, इन तमाम चीजों पर चर्चाएं लगातार जारी हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। गौरव, आप सुन पा रहे हैं? बिल्कुल आवाज आ रही है मुझे आपकी। आप एक वक्त में सवाल दोहराइए। जी गौरव, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ, सभी विभाग, हर एक उत्तर प्रदेश का वासी जो है वो काम कर रहा है, लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। क्या कुछ जानकारी आपके पास जो उच्च स्तरीय मीटिंग हुई है?
प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक करी। बैठक में किस तरीके से उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश की श्रेणी में लाया जाए, न सिर्फ उत्तर प्रदेश की श्रेणी में बल्कि इसकी जो इकोनॉमिकल स्थिति है उसको 1 ट्रिलियन कैसे किया जाए, इस पर विचार विमर्श किया गया। विभागों के सभी मुखिया इस मीटिंग में शामिल हुए और ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया कि किसी भी तरीके से लक्ष्य बहुत बड़ा है, लेकिन हम सबको मिल करके इस इकोनॉमिकल स्थिति को बेहतर करने के लिए और 1 ट्रिलियन तक ले जाने के लिए मिलकर काम करना होगा। नए अवसरों को तलाशने का काम करें, किस तरीके से पुराने जो कार्य किए गए हैं उनमें किस तरीके से नए अवसर तलाशे जा सकते हैं उनको ध्यान दें, रोजगार किस तरीके से बढ़ सकता है इस पर ध्यान दें और उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमिकल स्थिति है उसको $1 ट्रिलियन तक लाने का प्रयास करें। इसको लेकर के बैठक की। बैठक में तमाम अधिकारी मौजूद रहे, उत्तर प्रदेश के तमाम विभागों के सभी आला अधिकारी मुखिया मौजूद रहे और यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि हम अगर एकजुट होंगे, एकजुट होकर के कार्य करेंगे तो इस बड़े लक्ष्य को हासिल करना थोड़ा आसान हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से उत्तर प्रदेश के मुखिया को यही लक्ष्य रहा है कि उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमिकल स्थिति है उसको $1 ट्रिलियन तक लेके जाए और उसको लेकर के वो काम भी कर रहे हैं लगातार। और काम के सापेक्ष में अगर बात करें तो जल शक्ति विभाग है, नगर विकास विभाग है, खनन विभाग है, आबकारी विभाग है, तमाम विभाग जो है वो मिलकर काम भी कर रहे हैं और किसी भी तरीके से जो स्थितियां हैं इकोनॉमिकल स्थिति है उसको किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसी संबंध में उत्तर प्रदेश के मुखिया ने बैठक भी की। गौरव, यहाँ पर ये भी एक सवाल है कि क्या वो मेजर फैक्टर्स है जो योगी सरकार को अलग बनाते हैं, जो OTDE का वो सपना देख रहे हैं, यानी कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो वो सपना देख रहे हैं वो पूरा हो? क्योंकि यूपी को लेकर अगर बात की जाए तो महाकुंभ सबसे बड़ी एग्जाम्पल रही है इकोनॉमी बढ़ाने के लिए। बिल्कुल, देखिए महाकुंभ जैसे दुनिया के सबसे बड़े इवेंट उत्तर प्रदेश में हुए हैं और ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में जो सिर्फ महाकुंभ के अलावा तमाम ऐसे बड़े बड़े आयोजन किए गए हैं प्रदेश सरकार की ओर से। प्राइवेट सेक्टर्स को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है, माइनिंग्स में बहुत काम किया गया है। इन तमाम चीजों को देखते हुए ये आसार लगाए जा रहे हैं कि $1 ट्रिलियन की जो विचारधारा है, जो उद्देश्य है उत्तर प्रदेश सरकार का, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का, उसको पूरा करने के लिए जो विभाग के विभागाध्यक्ष है, विभाग के अधिकारी हैं, वो सपोर्ट करें, वो साथ दें। नई योजनाएं किस तरीके से लाई जा सकती है जो जन जन तक पहुंचने का काम करें, उससे किस तरीके से प्रदेश सरकार को लाभ हो, इन तमाम चीजों को देखते हुए विचार विमर्श किया गया, बैठक की गई। बैठक में अधिकारियों ने भी अपनी राय दी और मुख्यमंत्री ने उनकी राय को स्वीकारा भी और कुछ और काम करने के लिए भी कहा। और इस बैठक का जो निचोड़ निकला वो ये रहा कि आगे आने वाले समय में जो योजनाएं हैं वो अधिकारियों की लेवलिंग से किस तरीके से जन जन तक पहुंचाई जाए, किस तरीके से इकोनॉमिकल स्थिति को बेहतर किया जाए, इस पर विचार विमर्श किया जाए। गौरव, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए काम किया जा रहा है, इस हवाले से बताइएगा, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर विधानसभा सत्र के दौरान भी ये शब्द का इस्तेमाल किया था, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश अपने आप में एक बेहद खूबसूरत राज्य है, क्योंकि जनसंख्या के मामले में भी सबसे बड़ा राज्य है, दूसरा सबसे बड़ा राज्य होने की वजह से जो सुविधाएं हैं, जो जनता के को देने वाली योजनाएं हैं, तो जन जन तक पहुंचाने का काम प्रदेश सरकार कर रही है। अब प्रदेश सरकार का जो उद्देश्य है वो ये है कि प्रदेश में कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जिसकी प्रति व्यक्ति आय 5 लाख रुपए से कम हो। इसको देखते हुए काम किया जा रहा है। चाहे आयुष्मान कार्ड हो, उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना जिसमें आयुष्मान कार्ड बड़ी संख्या में लोगों को मिले, जहाँ कैशलेस सर्विस भी लोगों को मिली, जहाँ चिकित्सा 5 लाख रुपए तक की फ्री है। इसके अलावा जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको देने का काम किया गया। बड़े अस्पतालों की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए तमाम बड़ी प्राइवेट संस्थानों को लाने का काम किया जा रहा है। रोजगार किस तरीके से बढ़े उसको देखते हुए सरकार काम कर रही है। तो उत्तर प्रदेश को किस तरीके से उत्तम प्रदेश बनाया जाए इसको देखते हुए सारी। ठीक है गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। इसी बीच हम बात करेंगे अब उत्तराखंड के हवाले से, क्योंकि उत्तराखंड के एक मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। प्रेमचंद अग्रवाल ने कुछ कारणों के चलते अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मंत्री के इस्तीफे के बाद ऋषिकेश में जश्न मनाया गया। आप देखिए, जो विपक्षी दल हैं वो इन तमाम चीजों को लेकर जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। मंत्री ने पहाड़ियों को लेकर एक बयान दिया था और मंत्री के बयान पर यह देखा जा रहा था कि लोगों में आक्रोश है। आक्रोश के बाद मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को इस्तीफा देना पड़ा, जिसके बाद की ऋषिकेश की बात की जाए तो वहां पर विपक्षी दल और उनके जो सहयोगी हैं, उनके समर्थक जो हैं, वो जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अगर बात की जाए
तो उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। अब मंत्री पद के 5 जो वैकेंसी है वो खाली है, यानी कि 5 पद खाली है। और इसी में सबसे बड़ी बात ये है कि पहाड़ी जो है वो लगातार विरोध कर रहे थे, और इसी बयानों के चलते जो पहाड़ियों को लेकर प्रेमचंद अग्रवाल ने बयान दिया था, उसमें के अंदर भी मंत्रियों ने उसका विरोध किया, जिसका ये देखने को मिला नतीजा कि प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री भावुक होते हुए नजर आए जब पद से इस्तीफा दिया, लेकिन यहां पर देखने वाली ये बात थी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पर अभी भी कोई टिप्पणी नहीं की है। नहीं, वो जिस तरीके से उग्र होके सदन में लगातार, यही सत्र में नहीं, मैंने अन्य सत्रों में भी देखा, और बहुत उग्र होकर, ठीक है सरकार का पक्ष रख रहे हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं, लेकिन उग्र होके और उकसा के लोगों को, मेरे ख्याल से परंपराएं ठीक नहीं थी। और जिस प्रकार से पहाड़ के लिए, देखिए सड़क पे कोई व्यक्ति कुछ बोले अलग विषय है, लेकिन सदन में कोई वो भी संसदीय कार्य मंत्री कोई वक्तव्य बोल रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड भी जाता है, और लाखों लोग उसे लाइव देख रहे थे। तो ऐसे समय में पहाड़ में और पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से बवाल बयान से, तो मैं यही कह सकता हूँ कि एक न्यायपूर्वक ही कार्रवाई हुई है जो आज हुई है। और ये लोगों की पब्लिक में काफ़ी गुस्सा था, तो इस गुस्से को शायद भारतीय जनता पार्टी ने समझा कि काफ़ी गुस्सा है, तो ये हाईकमान का निर्देश होगा, स्वतः तो उन्होंने मेरे हिसाब से नहीं दिया होगा इस्तीफा। नहीं, देखिए राज्य आंदोलनकारी तो है ही, वो रामपुर तिराहे पे पहुंचे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो शब्दों का लहजा था और सदन के अंदर, ये भारी पड़ा। और वाकई सदन में सदन की गरिमा और सदन की परंपराओं का हमेशा सम्मान होना चाहिए। यहाँ सरकार सिर्फ उन लोगों की है जो यहाँ के है ही नहीं। ये दुर्भाग्य है इस स्टेट का कि जो लोग यहाँ के है नहीं, सरकार उनकी है। वो यहाँ शरणार्थी थे, हमने उन्हें कबूल किया, अपने भाई मानना, हमने कभी विरोध नहीं किया। या आप मीडिया वाले बता दो कभी विरोध किया क्या किसी पहाड़ के व्यक्ति का? अगर गलत भी कह दे मैंने, चलो कोई बात नहीं भाई, यार कह दिया तो कह दिया, गाली भी दे दी, कोई बात नहीं। हमें कांटे लगे हुए हैं, पैसा भी हम कमाएं, मेहनत भी हम करें। तो आप बातें सुनिए किस तरीके से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है उनके इस्तीफे को लेकर। हमारे साथ हमारे संवाददाता धनराज गर्ग ज्वाइन कर चुके हैं सीधे उत्तराखंड से, उनसे जानेंगे क्या कुछ पूरा मामला था। धनराज, आप पूरी जानकारी दीजिएगा। एक तरफ जहां पर उनके द्वारा बयान दिया गया, उसके बाद उस पर कार्रवाई हुई, अब उन्होंने इस्तीफा दिया और कुछ इलाकों में जश्न का माहौल भी देखने को मिल रहा है, पूरी जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से देखा जाए ये सवाल है वो कहीं ना कहीं लगातार विवादों में घिरते हुए नजर आ रहे थे, जिसके बाद नतीजा ये रहा कि प्रेमचंद अग्रवाल ने अपना इस्तीफा मंत्री पद से दे दिया है। और उसके बाद जो उत्तराखंड की राजनीति है वो कहीं ना कहीं गर्माती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आप देखिएगा कि जो मंत्री मंडल है उसमें कहीं ना कहीं 5 पद खाली हो चुके हैं, क्योंकि 4 सीटें पहले से ही खाली चल रही थी और एक प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफा देने पर कहीं ना कहीं सीट खाली हुई है, तो 5 मंत्रियों की सीट खाली है। ऐसे में देखिएगा कि कहीं पर जश्न का माहौल है तो कहीं पर दुख का माहौल है, क्योंकि जश्न की यदि मैं बात करूं तो जो पहाड़ी लोग हैं वो कहीं ना कहीं जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं मंत्री के इस्तीफे के बाद, और जो समर्थक है मंत्री के वो कहीं ना कहीं बाजार बंद करने की बात लगातार कर रहे हैं, विरोध करने की बात कर रहे हैं। तो उनका साफ तौर पर कहना है कि प्रेमचंद अग्रवाल पर दबाव डाला गया है इस्तीफा देने के लिए, जबकि उनकी कोई गलती नहीं है और कोई बड़ा बयान उन्होंने नहीं दिया था, और जिस तरीके से ये विरोध जताया गया है ये कहीं ना कहीं गलत है। लेकिन अब देखिएगा कि जिस तरीके से सियासत अब उत्तराखंड की गर्माती हुई नजर आ रही है, उस पर कहीं ना कहीं विपक्ष भी चुटकी लेता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से भी कई बड़े नेताओं के बयान सामने आ चुके हैं। और उसका साफ तौर पर यह कहना है कि प्रेमचंद अग्रवाल को ये इस्तीफा उस समय दे देना चाहिए था जब उन्होंने पहाड़ी और मैदानी को लेकर विधानसभा में बयान दिया था। यदि वो उस समय इस्तीफा दे देते तो कहीं ना कहीं नैतिकता के आधार पर ये इस्तीफा माना जाता, लेकिन अब कहीं ना कहीं दबाव के कारण ये इस्तीफा दिया गया है। लेकिन धनराज, सवाल तो ये भी है कि अगर खुद सीएम की बात की जाए तो उन्होंने इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। उसके बाद पार्टी के अंदर खुद ऐसे नेता थे जो इस चीज का विरोध करते हुए नजर आ रहे थे। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बयान प्रेमचंद अग्रवाल जी का सामने निकल कर आया था, उसके बाद कहीं ना कहीं जो पार्टी के मंत्री हैं या फिर कई सारे सांसद हैं उनके बयान भी कहीं ना कहीं निकल कर सामने आए थे, और उन्होंने भी कहीं ना कहीं इस भाषा को निंदा की थी। और अब देखिएगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है, उसके बाद भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कोई बयान इस पर निकल कर सामने नहीं आया है। अभी तक
कोई क्रिया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से नहीं दी गई है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली के दौरे पर है, क्योंकि माना जा रहा है कि जो कैबिनेट का विस्तार है वो जल्दी हो सकता है, क्योंकि इसके संकेत कहीं ना कहीं होली से पहले प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी दिए थे कि होली के बाद कहीं ना कहीं जो मंत्रिमंडल का विस्तार है वो हो सकता है। और वो आप देख भी रहे हैं कि अब प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफा देने के बाद मुख्यमंत्री दिल्ली जा रहे हैं और माना जा रहा है कि जो मंत्री पद है उस पर कहीं ना कहीं चर्चा वहां। अब उत्तराखंड में कैसे सिचुएशंस है, क्योंकि यहाँ पर विपक्ष जो है वो जश्न मना रहा है और जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं इसको लेकर दुखी भी है, क्योंकि भावुक जो है वो प्रेमचंद अग्रवाल होते हुए नजर आए थे जब उन्होंने अपना इस्तीफा दिया था। जी बिल्कुल, देखिए जब उन्होंने अपना इस्तीफा दिया तो उसके बाद कहीं ना कहीं प्रेमचंद अग्रवाल भावुक भी हुए थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि एक मैं आंदोलनकारी हूं और मुझे ही कहीं ना कहीं प्रमाण ये देना पड़ रहा है, ये साबित करना पड़ रहा है कि मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूं, उत्तराखंड का आंदोलनकारी हूं, इसका सबूत मुझे देना पड़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से उन्होंने भावुक होते हुए बताया था कि आज वो बड़े ही उदास हैं और बड़े ही उत्सुक भी हैं, क्योंकि जिस तरीके देखा जाए कि प्रेमचंद अग्रवाल के जो आंसू हैं वो देखने को मिले थे। लेकिन वही देखिएगा कि इस पर कहीं ना कहीं अब राजनीति उत्तराखंड के अंदर हो रही है और तमाम जो विपक्ष है वो अभी भी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। ठीक है धनराज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। उत्तराखंड से बड़ी खबर सामने आ रही थी जहां पर कि मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद कि विपक्षी दल और उनके सहयोगी जो है वो लगातार जश्न मना रहे। इसी बीच तस्वीरें आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं जहां पर एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम में सीएम और इस दौरान किस तरीके से वो श्रद्धांजलि उन्हें पेश कर रहे हैं, सीधी तस्वीरें आपके सामने। तो ये पूर्व सीएम स्वर्गीय हेमवती नंदन का आज जो श्रद्धांजलि कार्यक्रम है वो आयोजित किया गया है और उन्हें श्रद्धांजलि जो है वो दी जा रही है। हेमवती नंदन बहुगुणा को जो है वो तमाम अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम मंत्रिमंडल के लोग हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ खुद यहाँ पर पहुंचे हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री को श्रद्धांजलि जो है उनकी जयंती पर दी जा रही है और यहाँ पर आपको बता दें कि सभी तमाम बड़े नेता पहुँचे हैं और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुँचे हैं, जहाँ पर पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दी जा रही है पूर्व मुख्यमंत्री को। उनकी जयंती है और स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती पर यहाँ आप देखिए कि उनकी मूर्ति के नीचे यहाँ पर सभी उनको श्रद्धांजलि देते हुए पुष्प अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बिल्कुल ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के लखनऊ से सामने आ रही हैं। राजधानी लखनऊ में तमाम जो लोग हैं, जो बड़े आला अधिकारी हैं, मंत्रिमंडल के लोग हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ खुद वहां पर पहुंचे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा की आज जयंती है और इस जयंती के अवसर पर उनकी जो प्रतिमा लखनऊ में स्थापित की गई है, उस प्रतिमा के ठीक नीचे अभी फिलहाल उनकी एक फोटो रखी गई है, स्थापित की गई है, वहां पर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी की आज पावन पुण्यतिथि है। इस अवसर पर स्वर्गीय बहुगुणा जी के स्मृतियों को नमन करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने के साथ साथ देश के एक वरिष्ठ राजनेता थे, जिन्होंने संघर्षों से अपना मार्ग प्रशस्त किया था। अपने राजनीतिक लंबे कैरियर के दौरान सार्वजनिक जीवन की शुचिता और पारदर्शिता के साथ साथ लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उनकी अगाध निष्ठा थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में
उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर अग्रसर करने के लिए उन्होंने जो संकल्प और जो कार्य योजना 1973 से 1975 के बीच में तय की थी, वो आज भी हम सबके लिए एक मार्गदर्शिका है। केंद्रीय मंत्री के रूप में भी अलग अलग दायित्वों का निर्वहन करने का अवसर स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी को प्राप्त हुआ था। प्रयागराज उनकी कर्म साधना की स्थली के साथ साथ देश की स्वाधीनता आंदोलन के लौ को प्रखरता के साथ आगे बढ़ाने के लिए उनकी संघर्ष स्थली के रूप में भी जानी जाती है। 17 मार्च 1989 को अपने नश्वर देह को विसर्जित करते हुए वे हमारे बीच में नहीं, लेकिन उनकी स्मृतियां आज भी समाज जीवन से जुड़े हुए अलग अलग पक्षों को एक नई दिशा प्रदान कर रही है। आज उनकी पावन पुण्यतिथि है। इस अवसर पर मैं प्रदेश की ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी की स्मृति को। तो ये तस्वीरें आपके सामने लखनऊ से थी, जहां पर एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की और ये पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, जिनके कामों को याद किया जा रहा है कि किस तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश के उत्थान के लिए लगातार हर एक काम किया है। तो फिलहाल के लिए न्यूज़ रूम लाइव में इतना ही। हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।